टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। हमने हमारा आर्टिकल 14 तक कवर कर लिया था। आज हम हमारा आर्टिकल 14 to 18 देखने वाले हैं इफ़ टाइम परमिट्स। 14 to 18 बताता है राइट टू इक्वालिटी फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ देख लिया था फ्रेंड्स। आर्टिकल 14 में दो क्लॉज जुड़ते हैं, एक आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक निगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है फ्रेंड। और ये जो टर्म्स थे फ्रेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल जो था वो इंग्लिश ओरिजिन से आया था फ्रेंड ये। एंड जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था फ्रेंड। चलिए इस पर फर्दर डिस्कस नहीं करते, हम देख चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 हमारा फ्रेंड्स। आर्टिकल 15 और 16 फंडामेंटल राइट में ये दो जो है 13 के बाद सबसे बड़े आर्टिकल है। इसको हमने कवर कर लिया तो काफ़ी इजी हो जाएगा हम लोगों का आगे का पोर्शन। तो इसमें काफ़ी सारे केस लॉज है और सब इंपॉर्टेंट्स है फ्रेंड्स। तो हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब के बिना पर स्टेट क्या कर नहीं सकती है? प्रोहिबिट नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। ये बताता है आर्टिकल 15। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, वाइल आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है फ्रेंड्स? इंडिविजुअल को भी इंक्लूड किया गया है और फर्स्ट वाले जो क्लॉज में है वो स्टेट को है। देखिए फ्रेंड्स, ओनली टू स्टेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट क्या कर सकता है? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ऐसा बताया गया है फर्स्ट क्लॉज में 15 के। अगेंस्ट एनी सिटीज़न, किसी भी सिटीज़न को। और इसमें क्या है? नो सिटीज़न। और ये जो आर्टिकल है फ्रेंड्स 15, ये सिर्फ सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल होता है। इंपॉर्टेंट थिंग, सिटीज़न और नॉन सिटीज़न हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो कुछ फंडामेंटल राइट ओनली सिटीज़न को एप्लीकेबल होते हैं एंड कुछ नॉन सिटीज़न को भी होते हैं। तो ये जो आर्टिकल 15 है वो सिर्फ सिटीज़न को एप्लीकेबल होता है। ये प्री का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। नॉट डिस्क्रिमिनेट क्या है इसमें? और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स? इसमें क्वेश्चन ओरिएंटेड देखते चलूँगी मैं। पहला क्या आएगा इसमें? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 जो यूनिट है याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आर्टिकल 16 में आपको 2 एडिशनल देखने मिलेंगे और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस of public entertainment, the use of wall, tank, bathing hut, roads and place of public resort, maintained wholly or partly out of state fund, dedicated to the use of the general public। इसमें ना फ्रेंड्स जो प्रोहिबिट किसको किया गया है? स्टेट को भी प्रोहिबिट किया गया है एंड प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, इनको भी प्रोहिबिट किया गया है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए फ्रेंड्स, स्टेट को एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। ये बोलता है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2। आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 14, ये जो दो है फ्रेंड, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये तो प्रोवाइड व्हाट इज द सेक्शन, व्हाट इज द सब क्लॉज प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन आर्टिकल 15 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। किसके लिए? स्टेट। अगर कुछ भी बोला होगा सब क्लॉज 1 एंड 2 में, तब भी स्टेट को ये राइट है। किसको राइट है? स्टेट को राइट है कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने का। किसके लिए? वुमेन्स के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए। ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए डाला गया है फ्रेंड। वुमेन एंड चिल्ड्रन समटाइम रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड केयर एंड देयरफॉर एनी स्पेशल प्रोविजन इंटेंडेड टू बी बेनिफिटेड टू देम शैल नॉट अफेक्टेड आर्टिकल 15 1 एंड 2, सब क्लॉज 1 एंड 2। ओके फ्रेंड्स। और आर्टिकल 3 और 4 क्या है फ्रेंड? ओनली आर एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल लेट डाउन इन क्लॉज 1 एंड 2। ये जो आर्टिकल 3 और 4 जो है ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? क्लॉज 1 एंड 2 का। ओके। सब क्लॉज 4 enables the state to make special provision for protection of interest of backward classes of citizen। किसके लिए है ये? बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्या बोलता है यार सब क्लॉज? नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट। किसके लिए? एडवांसमेंट करने के लिए
of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribe. ये तो deemed backward है, ये तो आना ही है, और लेकिन इसमें क्या इंसर्ट किया गया था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को लिए. सो ये कब ऐड हुआ था फ्रेंड्स? ये ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद 1951 में. फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 में ये ऐड किया गया था फ्रेंड. इट वॉज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. इट वॉज इंसर्टेड टू नलीफाइड द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ इन द केस ऑफ, कौन सा केस था फ्रेंड? वो एक केस लॉ हुआ था, उसको नलीफाई करने के लिए ये सब क्लॉज जो है फर्स्ट अमेंडमेंट में 1951 में ऐड किया गया था हमारे आर्टिकल 15 में. और वो कौन सा केस लॉ था फ्रेंड्स? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोहरायराजन. शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, आप लिख लीजिए फ्रेंड्स. मद्रास वर्सेस चंपकम दोहरायराजन 1951 का केस था फ्रेंड. ये लो फ्रेंड्स ये, और इस केस में क्या बताया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था वॉइड गवर्नमेंट ऑफिसर बाय मद्रास गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिस थे मद्रास गवर्नमेंट के, विच रिजर्व सीट इन द स्टेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट. सुप्रीम कोर्ट नलीफाइड इट बिकॉज इट क्लासिफाइड स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. तो यहाँ पर क्या हुआ था फ्रेंड्स? मद्रास में गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट रिजर्व किए गए थे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड करा गया था, और इसको वॉइड बना दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इसको. इसलिए इसको नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सब क्लॉज 4 क्या किया? इंसर्ट किया था फ्रेंड. द प्रिंसिपल बिहाइंड आर्टिकल 15(4) is that the preferential treatment can be given validity when socially and educationally backward classes need it. This provision is only an enabling provision. And friends, ये enabling provisions है, means may not necessary कि ये हो ही. It means enabling provision था फ्रेंड्स, इसलिए चाहे तो कर सकते हैं एप्लीकेबल, या तो फिर नीड नहीं होगी, ऐसा बताया गया है. ओके, इनेबलिंग प्रोविजन. एडवांस सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को लगता है तो कर सकते हो. एंड इसके बाद केस लॉ आया था फ्रेंड फिर से. नेक्स्ट वन हमारा वो था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. ये केस लॉ कब का था फ्रेंड्स? ये केस लॉ था 1973 का. और इस केस लॉ में क्या बताया गया था फ्रेंड्स? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस प्रोविजन ओनली कन्फर डिस्क्रिशन टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन. ये केस में बताया गया था कि ये इनेबलिंग प्रोविजन है एंड नॉट मैंडेटरी प्रोविजन. ये कि तो पहले क्या आया? दोहरायराजन आया केस, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया तो इसको स्पेसिफाई क्या कराने के लिए? इनुमरेट कराने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए, फिर से यूज में लाने के लिए उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया फर्स्ट अमेंडमेंट से. देन उसके बाद दूसरा केस लॉ आया जब पता चला कि ये इस तरह से अनवारंटली दे रहे हैं किसी को भी कास्ट के बेस पे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से एक केस गया जहाँ पर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस गया. उसमें कोर्ट ने क्या बोला कि कंपलसरी प्रोविजन नहीं है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, या फिर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं. देन उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 फ्रेंड्स. इसमें क्या बताया गया था? नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for scheduled caste and scheduled tribe insofar as such special provision related to their admission to educational institution including private institution whether added or unaided by the state other than minority education institution referred to in class 1. इसमें कितने सारे? ये सिर्फ 15 का जो 5 का सब क्लॉज है, 15 आर्टिकल 15 का जो 5 सब क्लॉज है फ्रेंड, इसमें से बहुत सारे क्या बनते हैं? हमारे MCQ के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स. पहला तो क्या आएगा किसमें क्वेश्चन? किसके एडवांसमेंट के लिए है ये? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस है उनके एडवांसमेंट के लिए जो है ये यूज़ आता है. नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल क्लास इसमें इंक्लूड हो गए. ये स्पेशल प्रोविजन किसके लिए बनाया गया है? ये आता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए फ्रेंड्स. और कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए वो? तो वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हो गए. गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड किया गया है, गवर्नमेंट तो है ही है, इंक्लूड किया गया है, साथ में प्राइवेट भी इसमें इंक्लूड किया गया है. वेदर एडेड और अनएडेड, मतलब क्वेश्चन कैसा आ सकता है? वेदर एडेड MCQ में ओनली एडेड, ओनली अनएडेड, बोथ एडेड एंड अनएडेड, नोटा. तो हमारा आंसर क्या होगा? एडेड एंड अनएडेड.
बाय द स्टेट अदर देन, इसमें से फ्रेंड क्या है, अदर देन, किसको छोड़ के, लेकिन एडेड अनएडेड आ जाएंगे, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल जो हो गए इन इंस्टीट्यूशन को क्या है छोड़ के बाकी सबको दिया जाएगा। एक सेकंड फ्रेंड, ओके अब इसके जो केस लॉ है मैं आप लोगों को बताती हूँ फिर। और ये कब, अच्छा फ्रेंड्स ये अमेंडमेंट में कौन से आया था, तो ये 93rd अमेंडमेंट में आया था फ्रेंड्स, 93rd अमेंडमेंट 2005, 93rd अमेंडमेंट 2005 में ये इंसर्ट किया गया था। इट वॉज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। It enables the state to make special provision for advancement of socially and educationally backward classes of citizen, including scheduled caste and scheduled tribe, for admission in educational institution, including private educational institution. Prior to this amendment, Supreme Court in Indira Sahani versus Union of India, यहाँ पे एक फ्रेंड केस लॉ हुआ था इंदिरा साहनी का, यहाँ लिखती हूँ मैं आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था फ्रेंड्स। ये केस लॉ के बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे, मैं आपको पूरा चेंजेस बताती हूँ क्या क्या हुआ था इस केस के बाद, हम लोगों को कहाँ कहाँ बेनिफिट मिला था, और उस बेनिफिट से जो हमारे पास ये केस लॉ के बाद क्रीमी लेयर और जो नॉन क्रीमी लेयर हम निकालते हैं ना फ्रेंड सर्टिफिकेट, वो इसी केस लॉ के बाद पब्लिक में पता चला था। ओके तो इस केस के पहले फ्रेंड्स पीए इनामदार भी आ चुका था। पीए इनामदार में भी क्या बताया गया था, वो पीए इनामदार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है फ्रेंड। अगर हम देखते हैं रिजर्वेशन में तो ये था महाराष्ट्र का था केस फ्रेंड, पूना से बिलोंग करता था। एक यहाँ पूना में आज़म कैंपस बोलकर एक ये है कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल थे इनामदार, पीए इनामदार जो थे, तो उन्होंने ये केस लगाया था फ्रेंड्स। ये केस क्या बोलता था, इट इज़ हेल्ड दैट स्टेट कुड नॉट मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एडमिशन इन प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसको नलीफाइड करने के लिए 90 ये केस लॉ जो बोलता था ना प्राइवेट में मिलेगा नहीं बोलकर, रिजर्वेशन सीट किसको नहीं मिलेगी बोलता था, ये केस लॉ के अंदर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होंगे हायर एजुकेशन के, इसको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। तो 93rd अमेंडमेंट में ये जो केस लॉस थे इसको नलीफाइड करने के लिए फ्रेंड, नलीफाई करने के लिए क्या किया गया, ये जो आर्टिकल है ये 5 जो है इसको ऐड किया गया फ्रेंड। दिस अमेंडमेंट वॉज चैलेंज, ये अमेंडमेंट जो आई थी फ्रेंड इसको चैलेंज किया गया फिर बाद में। वो कौन सा केस था फ्रेंड, ये अशोक कुमार ठाकुर का केस था, जिसमें ये जो अमेंडमेंट ऐड हुआ था इसको चैलेंज किया गया था। ये केस 2008 का था फ्रेंड्स, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008. Supreme Court in this case upheld its constitutionality. The court however held that the benefit of reservation cannot be given to creamy layer candidate. इसमें जो इंदिरा साहनी में था, मैंने जो बताया आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, इसका जो था फ्रेंड कंसेप्ट इस केस लॉ में आया था, नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर। मतलब जो भी इसमें से आप दोगे एजुकेशन स्पेशल प्रोविजन जो बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SC ST तो डीम्ड बैकवर्ड है इसलिए उनको नहीं कंसिडर किया जाता है, उस पर भी अभी प्रोविजन चल रहे हैं फ्रेंड कि अभी इनके लोग भी जो SC ST में भी जो लोग हैं वो भी बहुत सारे पोस्ट पे आगे जा चुके हैं। हमारा मकसद क्या था फ्रेंड्स, जब हमने ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब हमारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बहुत सारे डिबेट्स हुए थे, और वो डिबेट के अंदर जब चर्चा हुई थी कि रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो ये इंसर्ट किया क्यों गया है फ्रेंड्स स्पेशली कि ये एक जीरो लाइन है समझिए फ्रेंड्स। और जब हमारा जो अमेंड ये हुआ, हमारा क्या बोलते हैं, हम लोगों को आज़ादी मिली फ्रेंड, तब उस टाइम पे कैसा था, जो लोग जॉब पे थे ना फ्रेंड्स, वो लोग जॉब पे थे ऑलरेडी, कुछ लोग उसमें से थे जो खेती रखते थे, जो ज़मींदार थे, वो लोग काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट पे हुआ करते थे फ्रेंड। तो उनको क्या था, ऑलरेडी उनके पास मनी पैसा सब कुछ था, एजुकेशन था। और कुछ लोग थे जिनको कुछ भी नहीं था, एकदम ज़ीरो पे थे वो लोग, और इतने पीछे थे वो दुनिया से कि उनको सिर्फ उन पे काम किया, वर्कर जो लोग थे वो, उन लोगों के लिए। अभी इतने पीछे लोग हैं, इतने आगे लोग हैं। हमारे पास क्या हुआ, 1949 में आज़ादी मिल गई हम लोगों को, और यहाँ से फिर क्या बोला गया कि ये जीरो लाइन है, यहाँ से सब समान है, सबको सिमिलर अधिकार है और सबको इक्वालिटी दे दी गई है। अब आगे से कोई किसी पे बर्डन नहीं डालेगा, सब सिमिलर पढ़ सकते हैं, सबको सब मिल सकता है एजुकेशन। अब ये लोग इतने पीछे थे, इन लोगों को इनकी बराबरी करना, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि रेस शुरू हो रही है यहाँ से, आज़ादी की रेस। अब लोगों को सबको आगे जाना है यहाँ से, कोई रोकेगा नहीं उनको। बट यहाँ से इनको आगे जाने के लिए अगर समझो 10 की रेस है, यहाँ पर 10 किलोमीटर चढ़ना है, इनके लिए तो ये 5 पे है, फोर्स कीजिए, और ये -5 पे है।
और ये +5 पे। इनको ऊपर जाने के लिए कितना लगेगा, सिर्फ 5 चलना पड़ेगा, और इनको ये 5 कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये 10, मतलब टोटल इनको कितना करना पड़ेगा, 15। तो ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, इनको पुश करने के लिए, इनको ऊपर ले आने के लिए क्या करना पड़ा, ये रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट था ये लेके आना ज़रूरी था। बट कब तक के लिए, जब तक ये पुश करके इन लोगों की बराबरी नहीं कर लेते, और सब जब इक्वल आ जाएंगे तो ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट खत्म कर सकते हैं हम लोग। और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट हुआ था फ्रेंड्स। इसलिए हमारे पास रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, लेकिन उसका बहुत सारे लोग गैर फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल, हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स ऑलरेडी। इसलिए बहुत सारे केस लॉ भी हो चुके हैं जो ये आर्टिकल 15 के और 16 के अंदर बताए गए हैं। तो इंदिरा साहनी में क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो इंदिरा साहनी के केस में बताया गया था कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन कौन से एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हो गए पता कैसे चलेगा। तो जो भी इसमें से अच्छी इनकम रखते हैं, अच्छे से आगे बढ़ चुके हैं, तो वो लोगों के लिए क्या है, क्रीमी लेयर, उनके पास मतलब क्रीम मस्क के जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन देने की गरज नहीं है। और जो नॉन क्रीमी लेयर है, जिनके पास नहीं है उतना मीन्स, तो वो लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी वैलिडिटी अपहेल्ड की थी। कौन से केस में, अशोक कुमार ठाकुर के केस में फ्रेंड, जो हुआ था 2008 का, यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके बाद आया था फ्रेंड दूसरा एक केस, प्रामती एजुकेशनल एंड कल्चर ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2014 का रिसेंट केस लॉ है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड। इसमें भी बोला गया था दैट क्लासिफिकेशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज नॉट वायलेट्स ऑफ आर्टिकल 15। ये चैलेंज क्यों किया गया था फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का बताता है ना, इक्वालिटी ये सबकी नहीं रख रहा है, इक्वालिटी डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए बोला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और कोई वायलेट नहीं कर रहा है आर्टिकल 14 को, इसलिए कंटिन्यू रहा। एंड आर्टिकल 15(5) जो है फ्रेंड इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15, बट इट इज़ एन इनेबलिंग प्रोविजन टू मेक क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनरिच इन द प्रियम्बल अ रियलिटी। प्रियम्बल में जो दिया है उसको रियलिटी में लाने के लिए सिर्फ ये जो सब क्लॉज है वो ऐड किया गया था। ये एक्सेप्शन नहीं है मगर 15 का फ्रेंड्स, ओके। इसमें सारे केस लॉ देख लिया हमने, और जो MCQ बन सकते हैं वो देख लिए। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं 6। नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 19 आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग रूल्स। स्टेट को रूल बनाने के लिए रोका नहीं जा सकता है। एनी स्पेशल एडवांसमेंट और एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सिटीजन देम क्लास, तो उसके लिए भी जो भी एडवांसमेंट के लिए किया जाना चाहिए, अगर वो करते हैं तो वो कुछ हार्म नहीं होता, ऐसा बताता है ये। फिर सब क्लॉज 15(5) का B है फ्रेंड, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शन सिटीजन अदर देन क्लॉज मेंशन इन क्लॉज 4 and 5 इज सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन, कहाँ पर, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड अनएडेड बाय स्टेट अदर देन माइनॉरिटी education. In clause 1 of article 30, which in the case of reservation would be addition to the existing reservation. ये addition था हाँ फ्रेंड, एक इसमें क्या वो सिर्फ addition था हाँ, दूसरे जो रिलैक्सेशन के था ना रिजर्वेशन के, उसको एग्जिस्टिंग या एडिशन का क्लॉज डाला गया था, सब क्लॉज डाला गया था। एंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। कैटेगरीज कैसे किया गया था, 10% का ईच कैटेगरी किया गया था। इससे कुछ एक्सप्लेनेशन भी है फ्रेंड्स। इसमें जो ये हुआ था अमेंडमेंट वो भी मैंने डाला है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल एंड 16, आर्टिकल 16 जो 15 देखा हमने और आर्टिकल 16 दोनों भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन हो सकते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस फ्रेंड, तो वो कौन हो गए, मे बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट बोलेगा वो, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन बेसिक्स ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इनडायरेक्ट और इकोनॉमिक डाइवर्जेशन, जितने भी जो होंगे ना डिसएडवांटेज वगैरह इसमें, तो उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। आर्टिकल 103 अमेंड हुआ था जब हम 2019 में, जानते हैं हम सभी की ऐड हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आर्टिकल 16 देखते हैं हम लोग, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक सेकेंड फ्रेंड, हमारा कुछ रह गया क्या पीछे आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16 का 6 देखा ना हमने, 6 देखा ना, 6 देख लिया। 6 पे भी देखते हैं ना हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा, ये कौन सी अमेंडमेंट थी ये तो देख लिया ना हमने। 103 की अमेंडमेंट थी, 10% का रिजर्वेशन इसमें बताया गया था। इनेबल द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फॉर सिटीजन अदर देन दिस दोज मेंशन इन आर्टिकल। ये वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन था उनके लिए डाला गया था 6 का जो क्लॉज था फ्रेंड, इतना ही है इसमें।
और इसमें क्या था, इफ फर्दर प्रोवाइड्स दैट द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी इन एडिशन में होगा एंड 10% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ये बोला था 103 में। चलिए फिर अब हम आगे देखते हैं हमारा आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन में इन सिटीजन्स को फ्रेंड, ये भी हाँ ओनली अप्लीकेबल टू ओनली सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स को ये भी नहीं होता है अप्लीकेबल। फंडामेंटल राइट में 15 जो है हमारा पहला है आर्टिकल जो ओनली सिटीजन बोलता है, और 16 दूसरा आर्टिकल है जो ओनली फॉर सिटीजन्स के लिए होता है। इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में ऑफिस अंडर द स्टेट, वो एजुकेशन के लिए था 15 सर फ्रेंड्स, एंड ये जो है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 16 है फ्रेंड्स। आर्टिकल 16 डील्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। इट इम्बॉडीज द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी लेड डाउन इन आर्टिकल 14 विथ रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट जो देता है उनके लिए फ्रेंड्स। और इसका जो सब क्लॉज 1 है फ्रेंड्स, ये क्या बताता है, प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट, कोई भी पोस्ट होगा उसके लिए ये बताया गया है फ्रेंड। आर्टिकल 12 क्या बोलता है फ्रेंड, फर्दर स्टेट दैट सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड shall not be discriminate in respect of any employment under the state on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth। इसमें देखा फ्रेंड आपने नोटिस किया 2 वर्ड एडिशनल हो गए। 15 में क्या था हमारा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 थे। इसमें डिसेंट और रेसिडेंट ये 2 जो है फ्रेंड 5, 6 एंड 7, ये 2 16 में है जो 15 में नहीं है, ये रिमेंबर रखिए फ्रेंड्स। 16 में जो है 7 टोटल आएंगे ग्राउंड्स, इसके भी हाफ पे नहीं कर सकते हो आप अनइक्वालिटी, और जो 15 में था उसमें 5 ग्राउंड्स थे जिसके भी हाफ में आप अनइक्वालिटी नहीं कर सकते, ये बताया गया था। आर्टिकल 16 इनएलिजिबल फॉर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा अगेंस्ट रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। सिंपली है 16 आता है तो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, 15 आता है तो एजुकेशन में आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आर्टिकल 16(3) enable the state to make law with respect to any class of employment or appointment under the state, union territory or local authorities, prescribing requirement as to residence within the state or union territory, residence as ground of for reservation। इसमें क्या बोला गया था, नथिंग शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट को क्या कर सकता है, प्रिवेंट नहीं कर सकता है कोई भी लॉ बनाने के लिए रिगार्डिंग टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट और एनी लोकल अदर अथॉरिटी विद इन द स्टेट यूटी एंड रिक्वायरमेंट एज रेसिडेंट विद इन द स्टेट यूटी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट। इसमें क्या इसमें एक लोकल अथॉरिटी भी इंक्लूड होता है फ्रेंड, जैसे कि स्टेट है, यूनियन अथॉरिटी, और जो लोकल अथॉरिटी है ना वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ये आ गया हमारा सब क्लॉज 4 of Article 16. Enable the state to make provision for reservation of post in government job in favor of any backward class of citizen which in the opinion of state are not adequately represented in the service of the state। reservation for backward class इसमें बताया गया था फ्रेंड, shall not स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्ट फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। इसमें बैकवर्ड क्लास यूज़ किया गया था फ्रेंड 4 में, सिटीजन के लिए वैसा ओपिनियन को लगता है तो स्टेट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट, ऐसा लगता है तो सर्विस में जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं होते बैकवर्ड क्लास है, सिर्फ बैकवर्ड क्लास है फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में क्या है, बैकवर्ड क्लासेस है, एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है, स्पेशल सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, या फिर SC/ST है। तो याद रखने के लिए हमको ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा फ्रेंड, 4 जो सब क्लॉसेस में बैकवर्ड क्लासेस आते हैं ओनली। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 16(4)(a), ये जो अमेंड किया गया था फ्रेंड, ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, 4A 77 अमेंडमेंट 1995 के अमेंडमेंट में ये इंसर्ट किया गया था फ्रेंड आर्टिकल। और क्या इम्पोर्ट करता था ये फ्रेंड, द स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन ऑफ SC/ST। इसी गरज नहीं थी फ्रेंड, प्रमोशन में भी अगर क्या हुआ था फ्रेंड, एक केस लॉ हुआ था, उसके अंदर बताया गया था कि रिजर्वेशन में जो है नहीं दिया जाएगा, रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।
तो उसको नलीफाई करने के लिए ये डाला गया था, अमेंडमेंट की गई थी। फिर जितने भी अमेंडमेंट हुए मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट के जब केस लॉ होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस देता है या कोई रूल या फिर कुछ भी वैलिड करता है, इनवैलिड करता है, तो उसको नलीफाइड करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन सर्च करती है। तो ये उसी सेकंड ऑप्शन का जो था नतीजा था कि इन्होंने क्या किया था, प्रमोशन में भी हम देंगे रिजर्वेशन, ये बताने के लिए 4A जो है ऐड किया गया था फ्रेंड्स। And by 85th Constitutional Amendment 2001, provision of reservation in promotion with consensual seniority was also added. 85 में फ्रेंड्स में और एक अमेंडमेंट हुआ था। 85 की अमेंडमेंट क्या आई थी, हाँ, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4B कब ऐड हुआ था फ्रेंड, 85 की अमेंडमेंट जो थी 2001 ये ऐड हुई थी। और इसमें क्या बोला जाता था, सिर्फ सीनियर्स के लिए जो होता है उसमें रिजर्वेशन इनको बनाया गया था फ्रेंड्स। It sought to end the 50% reservation limit for SC, ST and other backward classes. It enabled the state to fill the backlog vacancies of previous year without considering the 50% ceiling limit. तो क्या हुआ था सर, जो हमने इंदिरा साहनी देखा था उसमें इंदिरा साहनी ने बोला था कि कितना अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, कम से कम 50% का रिजर्वेशन दे सकते हो तुम, और उसके ऊपर देना है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आप उसके ऊपर रिजर्वेशन दे सकते हो। कहीं ऐसी नीड है कि वहाँ पर आप 90% लोग पूरे बैकवर्ड क्लास के थे तो वहाँ पर आप 50% के दोगे तो उस टाइम पे वहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी ना, इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में जहाँ पर नीड है वहाँ पर 50 को प्लस कर सकते हैं रिजर्वेशन में, लेकिन 50% ये लास्ट होगा, ये बताया गया था इंदिरा साहनी के केस में फ्रेंड। वो 50% का जो था विदाउट कंसिडरिंग 50% जो बैकलॉग क्लासेस रहते, मतलब अभी जो रिजर्वेशन कुछ ऐड निकली है, कोई जॉब में वैकेंसी आई है वो अभी फिल की, अभी वो जॉब की वैकेंसी जो है वो फिल किया आपने, वो वैकेंसी में जो सीट थे वो थे 15 बैकवर्ड क्लास के लिए, और जॉब के लिए फिल किसने किया, जो इंटरव्यू रहते वो जो फॉर्म फिल होता है वो फॉर्म सिर्फ 10 लोगों ने फिल किया, तो उसमें से 10 लोग को उन्होंने अपॉइंट कर लिया, और जो -5 जो पोस्ट बच गए थे, वैकेंट रह गए थे, ये वैकेंट जो सीट रहेगी वो नेक्स्ट ईयर में जब फिर से वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी कैसी आएगी, नेक्स्ट ईयर में सपोज 20 वैकेंसी आई है तो 20 में से जो 5 जो सीट्स थे पहले के जो वैकेंट रहे इसको प्लस करो, कैरी फॉरवर्ड जो रूल है ना फ्रेंड वो यहाँ पर लाया गया था, तो इसमें 25 हो जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा बताया गया था फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 स्टेट दैट लॉ विच प्रोवाइड्स दैट incumbent of the office in connection with the affairs of any religion, denomination, institution will be form of particular religion or denomination shall not be affected by clause subclause 1 and 2 of article 16। इसमें क्या बताया फ्रेंड कि आर्टिकल जो हमारा 16 का सब क्लॉज 1 एंड 2 है वो अफेक्ट शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय, ये जो सब क्लॉज 5 है ये आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 1 एंड 2 से इफेक्ट नहीं होगा फ्रेंड। क्या बोलता है आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ द ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डेमोनेशन, कौन से रिलीजियस और डेनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ शैल बी पर्सन प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन और बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पार्टी, क्या करेगा, नथिंग इन दिस आर्टिकल अफेक्ट नहीं करेगा, क्या होगा, अफेक्ट नहीं करेगा किसको, ऑपरेशन जो भी होगा एनी लॉ प्रोवाइड किसको कर सकता है, इस तरह से जो रिलीजन के ऊपर वो अफेयर्स जो हो गए उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये बोलता है हमारा सब क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 ये कब ऐड हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, अच्छा यहाँ पे 2019 में ये ऐड किया गया था। इसमें स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर दैन दोज मेंशन इन क्लॉज 4 इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू 10%। ये जो हमने उधर भी देखा था फ्रेंड 6 जो हमारा 15 का था उसमें भी जो केस लॉ हुआ था वो वही केस लॉ से इसमें क्या बोला गया है, बालाजी और मैसूर का जो हमने केस लॉ देखा था बैकवर्ड क्लास के लिए और बाकी जो हमने केस लॉस देखे थे वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हुए थे, उनमें ये भी बताया गया था 10% जो है ईच कैटेगरी के पोस्ट को दिया जाना चाहिए, और ये एडिशनल होगा, ये कैसा रिजर्वेशन होगा, एडिशनल रिजर्वेशन होगा, ओके फ्रेंड, वीकर सेक्शंस के लिए। नथिंग शैल प्रिवेंट स्टेट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट पोस्ट फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए था, जो हमने 15 में भी देखा था फ्रेंड्स, अदर देन किसके अलावा
क्लासेस मेंशन इन क्लॉज 4, जो क्लॉज 4 में मेंशन था उनके अलावा, एन एडिशन टू, आ गया उधर, एन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, जो पुराने रिजर्वेशन है उसको प्लस में, एडिशन मीन्स प्लस में, एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% की जो सीलिंग लिमिट है वो उतनी होना चाहिए पर के लिए, ऐसा बताया गया था फ्रेंड। क्लॉज 3, 4, 4A, 4B एंड 5 ऑफ आर्टिकल 16 आर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ये जो जितने भी हमने सब क्लॉज देखे फ्रेंड, ये क्या थे, एक्सेप्शन थे इक्वालिटी के। इक्वालिटी में तो सबको समान अधिकार देना चाहिए, लेकिन पुश करना था जो पीछे रह गए लोग, उनके लिए रिजर्वेशन दिया। सो सब क्लॉज जो 3, 4, 5, 6 और जितने भी हैं ये ऊपर के हमने सब क्लॉज देखे, ये सब क्या है, एक्सेप्शन थे वो राइट टू इक्वालिटी के। और फ्रेंड्स और एक केस हुआ था, अभी केस लॉ आई थिंक बस हो गया, हमने देखे, ज़्यादा डिप में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, और एक है आर्टिकल 16 का 4, आर्टिकल 16 का 4 हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 335। ये जो 4 था फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल 335 के अंडर में रख के इसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 335 क्या बोलता है फ्रेंड्स, क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या था फ्रेंड्स, इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को भी देना चाहिए, बताया गया है। ये आर्टिकल 335 में है, इसलिए इसको साथ में पढ़ना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंदिरा साहनी का जो केस लॉ था, उसका थोड़ा सा फैक्ट अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, कि तो वो केस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया था इसने, आर्टिकल 16(4) का फ्रेंड्स, इंदिरा साहनी के जो केस लॉ में हुआ था फ्रेंड। इसमें क्या क्या बताया गया था फ्रेंड, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल 16(4) कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक बेसिस, बट कास्ट अलोन कैन नॉट बी द बेसिक कंसिडरेशन। इसमें जो क्लास और क्लास, ये क्लास था ना, ये क्लास है फ्रेंड्स, नॉट कास्ट है। नोटिस किया होगा आपने, तो जनरली कास्ट के लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन क्या बताया गया है 4 में, क्लास के लिए रिजर्वेशन बताया गया है फ्रेंड्स। दो कोर्ट स्ट्रक डाउन इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन ऑन द ग्राउंड दैट आर्टिकल 16(4) डज नॉट मेंशन इट। आर्टिकल 16(4) इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(1). ये 16(1) का जो है एक्सेप्शन नहीं है फ्रेंड। It is an instant of classification. Reservation can be made under Article 16(1). Court overruled its decision in Balaji versus State of Mysore, जो हमने मैसूर का केस देखा पीछे फ्रेंड, in which it was held that Article 16(4) is an exception to Article 16(1). ये किस में बताया गया था फ्रेंड, बालाजी का जो केस लॉ हुआ था, बालाजी का जो केस लॉ हुआ था उसमें बताया गया था फ्रेंड्स। Backward classes in Article 16(4) not similar to socially and educational backward classes। 15 में क्या देखा था हमने, socially and educational backward classes, और यहाँ सिर्फ backward classes है और वो similar नहीं है। Article 15(4) it is much that socially and educational backward class certain class may, 15(4) में क्या था, social and class certain class may not qualify for Article 15(4) but they may qualify for Article 16(4). उसमें नहीं आ सकते मे बी, कि तो वो सोशली और एजुकेशनली, मगर इधर आ सकते हैं बैकवर्ड क्लास जो है, तो इसमें इंसर्ट किया जा सकता। दोनों का डिफरेंस है फ्रेंड, 15(4) का और 16(4) का। कोर्ट ओवररूल बालाजी डिसीजन ऑन दिस पॉइंट इन विच इट वॉज हेल्ड दैट बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन अंडर आर्टिकल 16(4) इज सेम एज सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। मैसूर में जो केस हुआ था बालाजी वर्सेस मैसूर का, स्टेट ऑफ मैसूर का, इसमें क्या बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि सेम है जो 15 और 16 में बैकवर्ड क्लास है वो सोशली और एजुकेशनल में से, लेकिन बाद में इसको ओवरऑल कर दिया गया और कितने के लिए, सिर्फ उतने एक्सटेंड के लिए जहाँ बोला गया था कि क्लासेस अलग अलग है, एक ही है, सिर्फ उतने एक्सटेंड के लिए जो बालाजी का जो केस है उसको क्या किया गया फ्रेंड, ओवरऑल किया गया था। क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, और ये बैकवर्ड क्लास में से जो क्रीमी लेयर थे, हमने जो कंसेप्ट देखा क्रीमी लेयर का ऊपर, वो क्रीमी लेयर इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 16(4) परमिट क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 16(4) ओके, बैकवर्ड क्लासेस का हो गया। रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50% इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन, इट मे बी रिलैक्स इन फेवर ऑफ पीपल लिविंग फॉर फ्लर। इसमें अच्छा फ्रेंड्स, इसमें और क्या बोला गया था, हमने जो इंदिरा साहनी का जजमेंट देखा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में, कि 50% तक की रिलैक्सेशन है, 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, लेकिन 50% से ज़्यादा भी दिया जाएगा उसके लिए
दो क्या किया गया था फ्रेंड्स, दो जो थे कंडीशन डाले गए थे। तो पहली कंडीशन जो थी फ्रेंड, पहले तो 50% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो रिजर्वेशन किसी को भी, 50% से ज़्यादा आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। अगर देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कुछ बनते हैं और देना पड़ता है, तो उसकी दो कंडीशन है जो मैं आपको बोलना भूल गई। और वो कंडीशन कौन सी थी फ्रेंड? पहला कंडीशन था एक फ्लंग एंड रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। फार फ्लंग एरिया जो है, फार फ्लंग एरिया, और जहाँ बहुत बिछड़ा एरिया है, समझो फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पर दे सकते हो, या तो फिर रिमोट एरिया है कंट्री का, तो वहाँ पर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो 50% के ऊपर दे सकते हैं। जैसा महाराष्ट्र रिजर्वेशन का हमारा अभी का जो रिजेक्ट किया गया है, ये इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया है फ्रेंड। 50% से अब की तो 50% के अबव हो चुका है अपना रिजर्वेशन ऑलरेडी, तो उसके ऊपर देने के लिए क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन चाहिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन हमारी है नहीं कि फार फ्लंग एरिया नहीं है, हमारा रिमोट एरिया में बिलोंग नहीं करते, इसलिए वो रिजेक्ट हुआ है फ्रेंड। ओके, आर्टिकल रिजर्वेशन का जो आर्टिकल 16(4) है फ्रेंड, ये प्रमोशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, नॉट इन प्रमोशन। ओके, वैकेंसी में होता है खाली, लेकिन प्रमोशन में नहीं होता है, ये 16(4) बोलता है फ्रेंड। पार्लियामेंट इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल 77th अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू काउंटर द कोर्ट रूलिंग ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिजर्वेशन कैन बी मेड इन प्रमोशन। प्रमोशन में इसमें क्या बोला था कि प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, और उसको काउंटर करने के लिए क्या हुआ फ्रेंड, जो अमेंडमेंट थी 77 अमेंडमेंट लाई गई फ्रेंड। एक सेकेंड, हम क्या यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड। 77 अमेंडमेंट में क्या बताया गया फ्रेंड? 4 कहाँ पर गया हमारी? ये 4। ओके, ये जो 77 जो अमेंडमेंट थी उसमें वजह से आई थी, ये हमने देखा। एक ही इंदिरा साहनी हो गया, मुकेश कुमार का एक था फ्रेंड आर्टिकल 16(4) के लिए केस लॉ, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, डू नॉट कन्फर्म फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन, ये इस केस लॉ में बताया गया था फ्रेंड्स। चलिए, इसके साथ हमारा ये सबसे बड़ा पोर्शन है फ्रेंड जो रिजर्वेशन का था। मैंने शॉर्ट में बहुत लेने की कोशिश की है इसमें, और एम नागराज का भी हमने डिस्कस किया है, मुझे लगता है चैलेंज हुआ था, और जो चैलेंज इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आर्टिकल 16(4) ए एंड बी, आर्टिकल 16 एंड डू नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब रखा एम नागराज को रखा गया था, उसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया था, मतलब उसको कट नहीं किया गया था, इसको अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए फ्रेंड, हमारा इसके साथ रिजर्वेशन का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। हम हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 17, जो हम सबको पता है, जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी पहले से ज़माने में चलते आ रही है, वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था फ्रेंड। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ इज़ फॉरबिडन, किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ करते हो तो ये फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये पहला फंडामेंटल राइट है फ्रेंड्स, जहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट जो बताया गया है इसको वो यूज़ नहीं करते हैं या काम में नहीं लेकर आते हैं या फिर इसका उल्लंघन करते हैं तो ये ऑफेंस होगा, उसके लिए पनिशमेंट भी होगी, ऐसा बताया गया है इट्स सेल्फ इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड। ये पहला आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्या ऑफेंस है इसमें? फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ कंटेन इन आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लेंट पिनल वॉज लॉ स्पेसिफाई वेरियस एक्ट, इसमें बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए फ्रेंड विच आर टू बी प्रोहिबिटेड एंड पिनलाइज। आर्टिकल 35 प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट अलोन इन पावर टू मेक लॉ प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स। और आर्टिकल हमारा जो 35 है फ्रेंड्स, आगे वो आर्टिकल क्या बोलता है, किसको राइट है ये पनिशमेंट जो बनाने के, तो पनिशमेंट वगैरह तो पार्लियामेंट को अलोन राइट है, ये जो पार्लियामेंट को अलोन राइट है कि वो जो पनिशमेंट्स है इसके वो कितना चाहता है, कितने बनाना चाहता है वो बना सकता है। ये आर्टिकल 35 में दिया है फ्रेंड। आर्टिकल 17 जो है फ्रेंड, इसके बाद मतलब इसके लिए अभी हाँ अनटचेबिलिटी बोल के रखा है, ऑफेंस भी बोल दिया, तो इसको केस इसके लिए एक एक्ट बनाया गया फ्रेंड, और वो एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंड, जैसा कि पोका, ओके, वुज अर्लियर नेम वॉज अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इसका पहला जो नाम था फ्रेंड्स इटसेल्फ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था, जो 1955 का था, लेकिन उसका बाद में रीनेम करके
ये नाम रखा गया फ्रेंड्स। ओके, इसमें केस लॉ भी हुआ था फ्रेंड्स, पीपल्स ऑफ यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसको और क्या दूसरा भी नाम है एक फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज असेट प्रोजेक्ट वर्कर केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। ये जो ऑफेंस कैसा है, हमने अभी तक आर्टिकल में देखा फ्रेंड्स, स्टेट लिखा है कि स्टेट ने ऐसा किया तो स्टेट ने वैसा किया तो, लेकिन तो उसका राइट है, फंडामेंटल राइट वायलेट होगा स्टेट ने अगर ज़बरदस्ती की, फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट किया। लेकिन इसमें स्टेट नहीं है फ्रेंड, ये किसके लिए है फ्रेंड, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए है। मतलब किसी के लिए भी, स्टेट भी प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन भी अगर कोई करता है, अनटचेबिलिटी कोई भी कर सकता है गवर्नमेंट के अलावा भी। हमने देखा है अनटचेबिलिटी पहले कितनी हुआ करती थी। तो ये दोनों के लिए प्लस, ये दोनों के लिए प्लस आएगा फ्रेंड, स्टेट नहीं बोल सकते, स्टेट प्लस प्राइवेट, ये दोनों के लिए भी अनटचेबिलिटी का जो प्रोविज़न है ये लागू होता है फ्रेंड। नेक्स्ट वन है हमारा आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, बने रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम के अलावा भी हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स अगर, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होते रहूँ फ्यूचर में इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। और मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आऊँ, आपको पूरा एक्सप्लेन करते चलूँ। थोड़ा बहुत आपको जहाँ भी प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दूँ आपको अच्छे से। ये हमारा लास्ट आर्टिकल देख के हम लोग आज का जो सेशन है वो ख़त्म करते हैं फ्रेंड। आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। ओके फ्रेंड्स, मैं जो ये अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आपकी डायरेक्ट रीडिंग करने का प्रोसीजर है, इसको आप लोगों को भी जब आप रीड करते हो ना, इसी तरह से अंडरलाइन करके पढ़ना है ताकि आपको पता रहे, इसके कीवर्ड्स जो है आपके माइंड में रहे। ओके फ्रेंड्स, स्टेट को प्रोहिबिट करता है कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। ओके, कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हम लोग 18 के अंदर, कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट क्या होगा इसका, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ये दोनों का हम क्या कर सकते हैं, टाइटल ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी टाइटल हम लोग जो है ना नहीं ले सकते, नो टाइटल, ये नो टाइटल। ओके, ये है एक्सेप्शन। 18 का 2 क्या बोलता है फ्रेंड, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 18 का 3, प्रोहिबिट दैट नॉन सिटीजन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट नॉट पार्लियामेंट। अगर कंसेंट लिया होगा प्रेसिडेंट का तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते सर। इसमें फ्रेंड्स, इसमें कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉरेन स्टेट के, लेकिन अगर कंसेंट होगी प्रेसिडेंट की तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। 4 है फ्रेंड्स, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, emolument or office of any kind from or under any foreign state. No person holding any office of profit or trust under the state without the consent of president, okay, except the present emoluments or office of any kind from or under any foreign office. ये exception है friend। okay, ये जो है ये एक्सेप्ट दिखाऊंगा, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मीन्स ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज नहीं ले सकते। इसमें एक केस लॉ भी हुआ था फ्रेंड, मैं उसका नाम बता देती हूँ आपको, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था फिर 1996 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था फ्रेंड्स, 1996 कि नेशनल अवार्ड्स वुड नॉट अमाउंट टू अ टाइटल विद इन आर्टिकल 14। तो नेशनल अवार्ड जो होते हैं फ्रेंड्स, नेशनल अवार्ड हमारे पास जो दिए जाते हैं, हम लोग देखते हैं ये हमारे पास जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो टाइटल तो अलाउश नहीं है आर्टिकल 18 के अंदर, तो हम कैसा टाइटल लेते हैं। जो नेशनल अवार्ड्स है इसको टाइटल के अंदर रखा नहीं गया है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ऐसा बताया गया था केस लॉ के अंदर फ्रेंड्स। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी जो है फ्रेंड्स नेशनल अवार्ड है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए ये टाइटल ले सकते हो आप। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पर हम समअप करते हैं हमारा सेशन, हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अभी हमारे फर्दर जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 90 to 22 वो हम तक देखते हैं। 19 थोड़ा सा वास्ट है फ्रेंड, जिसको मैं भी छोटा करने की ट्राई करूँगी। एंड आगे के आर्टिकल जैसे ही हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा
उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सम अप करना फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ बी विथ मी and continue watching to my channel. Share, subscribe, like to my channel please. Bye bye friends.